आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव हैं और उसके बाद 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं। क्या ये महिला आरक्षण उन चुनावों में भी लागू हो पाएगा? पास होने दीजिए। ओवैसी का कहना ये है कि हम इस आरक्षण का विरोध करते हैं और वो इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि इसमें मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं है। अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए बयानबाजी करते रहते हैं। क्या सरकार संविधान से इंडिया शब्द को निकालने की तैयारी कर रही है? ये भारत है। दिल्ली में मोदी, यूपी में योगी, और अब ये कहा जा रहा है कि मोदी के बाद योगी। समय आता है अपने आप सब तय हो जाता है। उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने ये कहा कि सनातन धर्म को मिटाना पड़ेगा। उदयनिधि मारन के कहने से सनातन धर्म कोई पुड़िया नहीं है, हवा में उड़ जाएगी। शफीकुर रहमान, उन्होंने ये कहा कि नई संसद में नमाज पढ़ने के लिए जगह होनी चाहिए। नमाज अदा करना है तो मस्जिद में जाए। क्या SC/ST महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण होगा? उसी प्रावधान में है। क्या मौजूदा लोकसभा और विधानसभा में भी इस बिल का कोई असर पड़ेगा? आरक्षण ला रहे हैं। कौन कौन सी सीटों को महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है, ये कैसे पता चलेगा? लागू हो जाएगा तब पता चल जाएगा। क्या महिला आरक्षण बिल हमेशा के लिए है? 15 साल में परसीमन होता रहता है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं मोहसिन खान। दोस्तों, नई संसद के पहले ही दिन महिला आरक्षण बिल पास होने के लिए पेश हो चुका है। महिला आरक्षण बिल को नई संसद में पेश किया जा चुका है और इसे पेश होने के बाद इसका क्रेडिट लेने के लिए आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। लेकिन पूरे देश में इसे लेकर खुशी का माहौल है और इसे लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं, चर्चा हो रही है। इस सब के बीच में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं देश की सरकार में महिला केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी। साध्वी निरंजन ज्योति जी, आपका बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज़ पर। कैसे हैं आप? अच्छी हूँ एकदम। 27 साल बाद जिसकी कोशिश अलग अलग सरकारों ने करी और नई संसद में कल ही शुरुआत हुई, पहले ही दिन मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल को पेश कर दिया। कैसा महसूस कर रहे हैं? हमारे यहाँ जब नया कोई काम शुरू किया जाता है या नए घर में प्रवेश किया जाता है, नई फैक्ट्री डाली जाती है, उसमें सबसे पहले लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है। और कल का दिन भारतीय विधा के लिए, भारतीय परंपरा के लिए सौभाग्य का दिन था कि गणेश चतुर्थी का दिन था। उस दिन नए भारत की नई संसद में गणेश चतुर्थी के दिन हमारे यहाँ माँ को लक्ष्मी का रूप माना जाता है और हमारे यहाँ जननी को जन्म देने वाली जननी जन्मभूमि चा स्वर्गादपि गरीयसी, ये हमारी एक विधा रही है जिसमें माँ को सर्वोच्च दर्जा दिया जाता रहा है। और क्यों ना दिया जाए, क्योंकि माँ नहीं होगी तो कोई धरातल पर नहीं आ सकता है। कल का जो दिन था हम लोगों के लिए एक अद्भुत नज़ारा था। एक तरफ पुरानी पार्लियामेंट छोड़ने का भावुक क्षण भी था। जिस पार्लियामेंट में जनता ने हमें पहुंचाया, उस पार्लियामेंट में हम पहुंचे जिसको आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने संविधान सभा के रूप में उसको हमारी धरोहर जीवित रहे, उसको याद किया जाता रहे। कल का जो दिन था, एक तरफ पुरानी पार्लियामेंट को छोड़ने का, एक पुरानी यादें, संविधान सभा जहाँ हुई, जहाँ से बहुत सारे देश के कानून बने। कोई भी सरकार रही, मैं किसी सरकार का सबका योगदान है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने परसों के अपने स्पीच में यही कहा कि जब से आज़ादी की यात्रा शुरू हुई उसमें सबकी भूमिका अपने अपने स्थान पर रही है। लेकिन 2014 में जब हम आए, क्योंकि हमने पुराना तो नहीं देखा, पुराने गए नहीं, हमने पढ़ा है, सुना है, लेकिन 2014 से 23 तक उस पार्लियामेंट ने इतिहास रचा है। तो कल गणेश जहाँ होते हैं वहाँ लक्ष्मी जाती है, समृद्धि जाती है, सफलता जाती है, विवेक होता है। तो कल का जो दिन था, एक पहला सत्र और पहला ही सत्र देश की आधी आबादी महिलाओं के लिए मातृ वंदना एक बिल आया। उसके वो जो माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, वो हम लोगों के लिए एक अद्भुत क्षण था। और मैं ये कह सकती हूँ कि राम जी को तो 14 वर्ष का वनवास हुआ था, महिला बिल आने में 27 साल लग गए। अब वो मैं नहीं टीका टिप्पणी करूँगी क्योंकि कल का दिन हमारा था, किन कारणों से नहीं आया वो विषय नहीं है। लेकिन कल जो आया, देर आए दुरुस्त आए,
और सही समय पर है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा यही समय है, सही समय है सबको अधिकार देने का। मोदी जी ने संबोधित किया और लगभग 50 मिनट का उनका संबोधन रहा और उस संबोधन की चौतरफा तारीफ हो रही है। उन्होंने 1947 से लेकर आज तक तमाम प्रधानमंत्रियों का जिक्र किया, बातें करी, सबका योगदान वहाँ पर बताया, अपना योगदान भी वहाँ पर बताया। और उसके बाद जिस तरीके से संसद से निकल के वो पैदल ही नई संसद की ओर चल दिए, वो भी अपने आप में एक अलग ही दृश्य था। वो भी देखने में वो ऐसा लग रहा था जैसे बापूजी ने आज़ादी की लड़ाई के लिए एक मार्च किया था। और जिस आरक्षण बिल की बात आप कर रही हैं, आप नहीं चाहती कि पुरानी बातों का जिक्र हो, किसी पर तीखा टिप्पणी हो, लेकिन जैसे ही ये महिला आरक्षण बिल पेश किया गया, इसे लेकर तमाम तरह की बातें तो होने लगी, चर्चा भी होने लगी और अलग अलग पार्टियां इसका क्रेडिट लेने के लिए भी सामने आने लगी। इतना ही नहीं, नेता विपक्ष जो हैं अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये तो असल में कांग्रेस बिल लेकर आई थी और ये अभी बिल लोकसभा में था और उसे ही दोबारा लेके आया गया। हालांकि अमित शाह जी ने इसके लेकर सफाई दी है। कल उन्होंने स्वर्गीय राजीव गांधी जी का उल्लेख किया। इनकी सरकारें पूर्ण बहुमत की बहुत रही हैं। ये महिलाएं आज नहीं हैं, आज़ादी की लड़ाई में भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। चाहे दुर्गावती को देखें, महारानी लक्ष्मीबाई को देखें, ऐसे बहुत अनगिनत महिलाएं इस देश की आज़ादी में सहभागी रही हैं। तो क्या आज़ादी के बाद से ये बिल नहीं आ सकता था? और फिर लाए तो उसमें हमारी पार्टी ने तो सपोर्ट किया। जब भी कांग्रेस बिल लाई हमारी पार्टी ने सपोर्ट किया। फिर अपने सहयोगियों को क्यों नहीं मना पाए, क्यों उनको राजी नहीं कर पाए? इसका मतलब ये तो चाहते थे कि बिल हम ला दें और उसका विरोध हो जाए। इच्छा शक्ति इसमें बहुत काम करती है और माननीय नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, और जब अच्छे मन से संकल्प लिया जाता है वो सिद्धि की ओर जाता है। मैं इस सवाल को रिफ्रेम कर देता हूं दोबारा से। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने यह कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस बिल को लेकर आए थे। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, आना और उसको दोनों सदनों में पास करवाना, यदि एक सदन में पास हो गए दूसरे में नहीं पास हो तो अपने आप रिजेक्ट हो गया। उसको हम कैसे माने कि पास हुआ है? जब तक दोनों सदनों की सहमति और राष्ट्रपति जी का अनुमोदन नहीं होता तब तक उसको पास हुआ माना नहीं जाता। प्रयास किया, ठीक है, ये कहना चाहिए कि हमारी सरकार ने भी प्रयास किया, लेकिन उसको पास किया। तो ये तो क्रेडिट लेना अच्छी बात है, लेना चाहिए, लेकिन किसी को श्रेय भी तो दे के लेना चाहिए ना। साध्वी जी, मैं छोटे छोटे सवाल हैं महिला आरक्षण बिल से ही जुड़े हुए, टेक्निकल सवाल हैं, अगर आप जवाब दे सकें। मुझे लगता है सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं आप इन सवालों के जवाब के लिए। महिला हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, इसे लेकर बातें भी हो रही हैं कि भाई आरक्षण बिल तो आ गया, लेकिन ये किस तरीके से काम करेगा, कहाँ कहाँ पर लागू होगा, किस तरीके से फ़ायदा मिलेगा देश की महिलाओं को। तो छोटे छोटे से सवाल अगर आप जवाब दे सकें। ये आरक्षण क्या राज्यसभा और विधानसभा में भी लागू होगा? कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में सीधे स्पष्ट कहा कि राज्यसभा और विधानसभा में भी लागू होगा। राज्यसभा में भी लागू होगा, जो भी संवैधानिक पद हैं उनमें लागू होगा। आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव हैं और उसके बाद 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं। क्या ये महिला आरक्षण उन चुनावों में भी लागू हो पाएगा? अभी आज पास होने दीजिए। कुछ तकनीकी व्यवस्थाएं होती हैं जिसमें सीटों का बंटवारा, सीटों की जनगणना के अनुसार उसको विभाजन करना, ये बहुत सारे उसमें इशू है। लेकिन एक बार संसद से पास होने के बाद, राज्यसभा से पास होने के बाद, महामहिम राष्ट्रपति जी के अनुमोदन के बाद वो संविधान का अंग बन जाता है, उसको फिर कोई रोक नहीं सकता। क्या महिला आरक्षण बिल हमेशा के लिए है? हम अभी सीटों का जो होता है वो 15 साल में परिसीमन होता रहता है और संसदीय हमारे कानून मंत्री जी ने कल स्पष्ट करके कहा कि 15 साल लिए अभी है, उसके बाद फिर परिवर्तन होता रहता है। क्या SC ST महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण होगा? नहीं, उसमें उसी प्रावधान में है। कौन कौन सी सीटों को महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है, ये कैसे पता चलेगा? ये तो जब लागू हो जाएगा तब पता चल जाएगा। क्या एक महिलाओं के लिए आरक्षित सीट से अलग हटकर भी दूसरी सीट से भी चुनाव लड़ सकती है? क्यों नहीं लड़ सकती? क्या अभी हमारे यहाँ उदाहरण है, एक सुरक्षित सामान्य सीट से सुरक्षित व्यक्ति को चुनाव लड़ाया विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने।
क्या मौजूदा लोकसभा और विधानसभा में भी इस बिल का कोई असर पड़ेगा? देखिए, मुझे लग रहा है कि हर मुद्दे को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। बहुत प्रतीक्षित महिलाओं के लिए आरक्षण का बिल था। राजनीति, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अटल जी का उदाहरण देते हुए परसों कहा भी था कि पार्टियां आएंगी, पार्टियां बनेंगी, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन देश चलना चाहिए। तो इस देश चलने में मेरी मातृशक्ति की बहुत बड़ी भूमिका होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि बिना शर्त इस महिला आरक्षण बिल को उनका समर्थन है और इस मामले में लोगों को पार्टी से ऊपर उठ के देश के लिए सोचना चाहिए। ये राहुल गांधी का बयान नहीं, अच्छी बात है, बयानों का स्वागत करना चाहिए, लेकिन 370 धारा भी तो देश का मुद्दा था। अच्छी बात है महिलाओं के, क्योंकि विरोध करेंगे तो उन्हें मालूम है कि आधी आबादी है, कर नहीं सकते, नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ के बिना कुछ नहीं है। माँ तो हमारी लक्ष्मी के रूप में, देवी के रूप में, दुर्गा के रूप में, शक्ति के रूप में पूजी जाती है। और आज का नहीं, आज तो मान लो हम आरक्षण ला रहे हैं। यदि मैं इतिहास उठा के देखूं तो मेरे ऋषि परंपरा से लेकर के आज़ादी तक महिलाओं की एक अपनी अग्रणी भूमिका रही है। यदि मैं संत होने के नाते आध्यात्मिक दृष्टि से देखूं तो जहाँ राजा जनक और याज्ञवल्क्य का शास्त्रार्थ होता है तो वहाँ एक विद्वान गार्गी भी पहुँचती है। शंकराचार्य और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ होता है। ये तय हुआ कि इनके बीच में फैसला कौन करेगा, तो मंडन मिश्र की पत्नी ने कहा मैं करूँगी, मैं यहाँ पक्षपात नहीं करूँगी। तय हुआ कि हार जीत का फैसला कैसे होगा, तो उन्होंने कहा मैं दोनों के गले में माला डालूंगी, जिसकी माला सूख जाएगी वो पराजित माना जाएगा। अंततोगत्वा शंकराचार्य जी से मंडन मिश्र हारे और वह भारती ने कहा पतिदेव आप पराजित हो चुके हैं। तो ये हमारे देश की नारी जो होती है ना, वो निष्पक्ष फैसला करती है, लाग लपेट करके नहीं करती है। और ये उदाहरण यदि मैं और देखूं तो माँ मंदालसा आध्यात्मिक क्षेत्र में बुद्धो शिशुद्धो से निरंजनो सिखा, तो कौन कहता कि देश की नारी अनपढ़ रही है? ये तो ऋचाएं रचती रही है और ज़रूरत पड़ी तो बच्चे को पीठ में बांध के हाथ में नंगी तलवार लेकर के मैदान में भी उतरी है। बिल्कुल। आप, क्योंकि महिलाओं की बात हो रही है और आपने आधी आबादी का भी जिक्र किया और आप यूपी से भी आती हैं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन कुमारी मायावती, उन्होंने ये कहा कि भाई 50% आरक्षण आएगा, उसका हम स्वागत करेंगे दिल खोल। नहीं देखो, मुझे लग रहा है कि 2-3 दलों को छोड़कर जब भी महिला बिल आया है, बहन मायावती ने कभी उसका विरोध नहीं किया है। अभी जिसे नए पार्लियामेंट के उद्घाटन में था, उन्होंने स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और अपने सांसदों को उद्घाटन के अवसर पर रहने। तो ये होता सकारात्मक सोच। एक जो परिपक्व लीडर होता है उसकी पहचान होती है कि देश के लिए यदि कोई योजना आती है तो उसके लिए सहभागी होना चाहिए। आपने विरोध की बात करी तो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल इसका विरोध कर रहे हैं और ये कहकर विरोध कर रहे हैं कि इस महिला आरक्षण बिल में ओबीसी के लिए अलग से कोटा होना चाहिए। समाजवादी पार्टी बता दे कि पार्लियामेंट में उनकी सांसद कितनी है, परिवार को छोड़कर। वो ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह से आरक्षण बिल परिवार को छोड़कर, यानी उनका मकसद ये आरक्षण, देखिए अधिकार सबको मिलना चाहिए, लेकिन अब मैं वही जगह पूछना चाहती हूँ, माननीय मुलायम सिंह जी की सीट पर क्या किसी अन्य समाज की महिला को नहीं लड़ाया जा सकता था? तो कहना और करना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। डिम्पल यादव का भी बयान आया इस पर, अखिलेश यादव जी की पत्नी है, उन्होंने ये कहा कि इस आरक्षण बिल को मेरा समर्थन है। परिवारवादी ये ना चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा है। चलिए चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आए दिन हम देखते हैं कि सनातन को लेकर वो तमाम तरह की टिप्पणी करते रहते हैं। अखिलेश यादव जी कभी रिएक्ट नहीं करते उनकी बातों को लेकर। अखिलेश मौन है, मौनम स्वीकार लक्षणम। क्यों नहीं विरोध करते? एक तरफ कहते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं, एक तरफ जब गृह प्रवेश करते हैं तो वहाँ हवन पूजन करवाते हैं, पंडित जी को बुला करके शुद्धिकरण वो घर में जा कर के सब कुछ करवाते हैं। तो इसका मतलब इंडिया गठबंधन जब से बना तब से सुनियोजित तरीके से कुछ लोगों को एक अपना स्पीकर बना के छोड़ दिया गया है। हम किसी धर्म की आलोचना नहीं करते,
रुचि नाम वैचित्र्या द्रिज कुलनाना पतिजुषाम नृणाम एको गम्यस्तुमसि पैसा मरणयो। ये आदिगुरु आचार्य शंकराचार्य का, जिसको जो उपासना पद्धति अच्छी लगती है, किसी को गिरजाघर अच्छा लगता है, किसी को मस्जिद लगती है, जहाँ जिसकी आस्था होती है, लेकिन किसी की आस्था पर चोट करने का संविधान ने अधिकार नहीं दिया। कल उन्होंने ट्वीट भी किया, स्वामी प्रसाद मौर्य ने। दुर्भाग्य है, कैंसर की उपाधि दी है। उन्होंने ट्वीट करके ये कहा कि संसद के पहले दिन, यानी नई संसद के पहले दिन देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इनवाइट ना करना अत्यंत दुखद है। ये चुने हुए सांसदों की पार्लियामेंट है। राष्ट्रपति महामहिम जब वित्तीय अभिभाषण होगा तब वो आएंगी। कानून पढ़ना चाहिए बोलने के पहले कि महामहिम राष्ट्रपति जी कब आती हैं, दोनों संयुक्त सदनों को संबोधन कर लें। वो सांसदों की उस पार्लियामेंट से विदाई का कार्यक्रम था। वहाँ अभिभाषण होता है महामहिम जी का दोनों सदनों में जब बजट पेश होना होता है। इसीलिए हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं ताकि सही जवाब आपके जरिए देश की जनता तक पहुँच सके। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी मंत्री रहे हैं और कई दलों में रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से मंत्री रहे हैं। उस समय कुछ नहीं दिखाई पड़ा, उस समय तो मंच से जय श्री राम बोलते थे। और जिस भगवान ने बुद्धि की ये कहते मैं बुद्ध धर्म में हूँ, तो हमारे यहाँ तो भगवान बुद्ध को अवतार माना गया, तीर्थंकर महावीर को अवतार माना गया है। और भगवान बुद्ध वो है, स्वामी क्या नाम है, डॉक्टर अंबेडकर साहब, उन्होंने कहा कि मैं बुद्ध धर्म अपनाऊंगा, क्रिश्चियन और मुस्लिम में नहीं जाऊंगा। तो बुद्ध धर्म को हम अपना भगवान मानते हैं, महावीर को हम भगवान मानते हैं। तो इस तरह की आलोचना करना, जो आपको अच्छा लगता है अपना करिए, लेकिन किसी पर कटाक्ष करने का संविधान ने अधिकार नहीं दिया। वैसी का कहना ये है कि हम इस आरक्षण का विरोध करते हैं, और वो इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि इसमें मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं है। अच्छा ये बताओ, मुस्लिम समाज में सामान्य वर्ग का मुसलमान है, ओबीसी का भी है कि नहीं है? तो वो चुनाव लड़ने में का महिला का रोक है क्या उसमें? इन्होंने ट्रिपल तलाक का भी विरोध किया था। क्या महिला का अधिकार उसको नहीं मिलना चाहिए? क्या एक 3 बार ट्रिपल कह के तलाक कह के उसको सड़क पर छोड़ देना चाहिए? उसका भी विरोध किया था। तो ये किसका समर्थन कर रहे हैं? ये किसी का समर्थन नहीं कर रहे। ये सिर्फ देश के अंदर अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए बयानबाजी करते रहते हैं। सपा के सांसद हैं शफीकुर रहमान, उन्होंने ये कहा कि नई संसद में नमाज पढ़ने के लिए जगह होनी चाहिए थी। नमाज पढ़ने की एक पवित्र स्थान अलग होता है, वो पवित्र स्थान है संविधान का, ठीक है ना। नमाज अदा करना है तो मस्जिद में जाके, हमें पूजा अर्चना करनी है तो मंदिर में जाएंगे। तमिलनाडु के मंत्री हैं उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने ये कहा कि सनातन धर्म को मिटाना पड़ेगा। उदयनिधि मारन के कहने से सनातन धर्म नहीं मिट सकता। इस धर्म में भी पैदा होने वाले कंस जैसे, रावण जैसे पैदा हुए, वो नहीं मिटा सके। तो उदयनिधि मारन के कहने से सनातन धर्म कोई पुड़िया नहीं है, हवा में उड़ जाएगी, कोई कपूर नहीं है कि उड़ जाएगा। ये सनातन एक विधा है जो परंपरा से चली आ रही है। और मैं इतने कहना चाहती हूँ कि इसका खंडन इंडिया के जितने गठबंधन के लोग हैं, एक आदमी ने नहीं खंडन किया। और मैं आरोप लगा रही हूँ कि बम्बई की बैठक के बाद से इन्होंने तय कर लिया था कि कुछ ना कुछ मोदी जी के विकास के सामने तो टिक नहीं पा रहे हैं। देश का जो विश्व पटल पर गौरव सम्मान बढ़ा है, इनको हजम नहीं हो रहा है। तो अब मोदी जी को गाली देते देते थक गए हैं। जहर की पुड़िया, मौत का सौदागर, जाने क्या क्या बोले, मौत माँ को भी, पिता को भी, सब कुछ करते करते, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करते करते थक चुके। अब देश देख रहा है कि मोदी जी के कार्यकाल में देश आत्मनिर्भर बन रहा है। आज G20 की अध्यक्षता करने की क्षमता किसके अंदर है? आज़ादी के बाद से इतना बड़ा एक पूरे देश से लोगों को आना, और वो शख्सियत जो अपने अपने देश में अपनी एक अहमियत रखती हैं, उसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। ये हजम नहीं हो रहा। आपने G20 की बात करी, इसे लेकर निश्चित तौर पर पूरी दुनिया में एक मैसेज गया है और हर भारतीय
इसे लेकर गौरव महसूस कर रहा है, लेकिन विपक्ष इसे लेकर भी आरोप लगा रहा है कि इसमें इतना ज़्यादा खर्चा कैसे हो गया। 4100 करोड़ का आंकड़ा वो बता रहे हैं। देश की प्रगति तो नहीं रुकी ना। कोविड जैसा संकट झेला तो भी भारत मंडपम बन रहा था, एयरपोर्ट बन रहे थे, रोड बन रहे थे, रेलवेज बन रहे थे, फैक्ट्रियां लग रही थी। ये तो अब उनको तो ये बात करने का अधिकार ही नहीं है। खेल हुआ था, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, उसमें खेल घोटाला, रेल घोटाला, कोयला घोटाला, आकाश घोटाला, पाताल घोटाला। अब ये बात वो ना करें तो मुझे लग रहा है ज़्यादा अच्छा है। देश विश्व ने देखा कि भारत के अंदर क्षमता क्या है। भारत वो है जो विश्व को हमेशा संदेशा देता रहा है, और यही कारण है मोदी जी की विदेश नीति के कारण आज पूरा विश्व लोहा मान रहा है। हम कभी विश्व की तरफ देखते थे, आज विश्व भारत की तरफ देख रहा है कि क्या करेंगे। ये महिलाओं के लिए सम्मान के लिए G20 में भी चर्चा हुई कि पूरे विश्व में महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। अब विरोधियों के पास कुछ बचा नहीं है, जो एक दूसरे को गाली देते, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते। अभी केरल में खिलाफ ही तो लड़े विधानसभा का, और यहाँ इंडिया गठबंधन बना करके। मैं तो इतना मानती हूँ, मैं तो क्योंकि कथावाचक भी हूँ, जब जनक जी ने धनुष यज्ञ की घोषणा की कि जो धनुष तोड़ेगा सीता जी उसके गले में जयमाल डालेंगे, तो पूरे देश के राजा आए, भाई धनुष तोड़ेंगे, सीता जी को ले जाएंगे। अकेले अकेले उठाने लगे तो उठ नहीं पाया, तो सारे लोग उठ के खड़े हो गए कि सब लोग मिलके तोड़ेंगे। अब वो धनुष के पकड़ लिया, सबने टूटने की जगह बचे, तो टूटना तो जिससे था उसी को टूटना था। किसी ने पूछा, भाई सब लोग मिलके उठा के तोड़ रहे हो, टूट गया कदाचित तो सीता जी जयमाल किसके डालेंगे? तो बोले अभी टूटने दो, फिर एक दूसरे की कमर तोड़ेंगे, गर्दन तोड़ेंगे, फिर जो बचेगा तब देखा जाएगा। तो ये जो देश की जनता है ना 24 में, ये भले इकट्ठे हो लें, देश की जनता तय कर चुकी है। जिस विभाग में मैं काम कर रही हूँ 2 करोड़ अकेले महिलाएं स्वयं सहायता समूह से थी, आज 9.5 करोड़ महिलाएं हैं। वो महिला जिसके पक्की छत नहीं थी, मोदी जी ने उसके नाम देने का काम किया। 9.5 करोड़ 10 करोड़ के लगभग उज्ज्वला गैस दिया। उनसे पूछो जाकर के, लकड़ी नहीं होती कैसे रोटी बनाती थी। बैंक का खाता महिलाओं के लिए नहीं खुला था। कोविड के समय हर 3 महीने लगातार हमने 500 महिलाओं के खातों में पैसा दिया। आज बैंक की महिमा क्या है, डीबीटी की महिमा क्या है? हम सीधे डायरेक्ट, इनके नेता तो कहते थे कि हम 100 रुपया भेजते 15 पैसा पहुंचता है। मोदी जी ने इसीलिए सबको बैंक से जोड़ा कि कोई बीच का बिचौलिया नहीं होगा, सीधे आवास का पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जा रहा है। मनरेगा का पैसा पहले चेक बंटती थी, अब सीधे उसके खाते में जा रहा है। तो ये काम करने का तरीका, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और इच्छा शक्ति में भी हमारी नीयत साफ होनी चाहिए। तो मोदी जी की नीति भी अच्छी है, नीयत भी साफ है, और काम करने का विजन भी है। बिल्कुल। जाते जाते 1-2 सवाल और हैं, छोटे छोटे से सवाल है, क्योंकि इसे लेकर बातें हो रही हैं, तो मुझे लगता है आपके द्वारा सही मैसेज जनता तक इन्हें लेकर भी पहुंच जाए। क्या सरकार संविधान से इंडिया शब्द को निकालने की तैयारी कर रही है? संविधान में भारत का संविधान लिखा है भाई। संविधान में लिखा है इंडिया मतलब भारत, भारत मतलब इंडिया। अब अच्छा ये बताया, मैं आपसे मैं पूछना चाहिए, कोई भारत का नौजवान या सैनिक सीमा पर शहीद होता है तो क्या बोलता है? इंडिया माता तो नहीं कहता, क्या कह के बोलता है? भारत माता की जय। हम लोग भी बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? इंडिया माता तो नहीं कहते, भारत माता। लेकिन संविधान से क्या, क्योंकि इस तरह की चर्चा हो रही है, और मुझे लगता है आप सही व्यक्ति इसका जवाब देने के लिए सरकार में है। पूर्वानुमान लगाना अच्छी बात नहीं है। भारत है, ये दुष्यंत कुमार शकुंतला पुत्र के नाम से भारत बसा हुआ है, और हमारे वेदों में कहा गया आर्यावर्ते भारत खंडे जम्बू द्वीपे। ये देश को क्या बोला गया? भारत खंडे आर्यावर्ते, ये भारत है। भा दीप्तौ धातु से बना है भारत। भा माने होता ज्ञान, और ज्ञान में जिसकी रति उसको बोलते हैं भारत। संस्कृत का शब्द है, भा माने ज्ञान जी। हम सूर्य को भानु क्यों बोलते हैं? सूर्य आते ही अंधेरा भग जाता है। तो ये भारत भा दीप्तौ धातु से बना है। भारत जिसकी ज्ञान में प्रीति हो, जिसकी क्षमता अंदर। अब क्षमता तो भारत की देखिए ना,
जहां पूरा विश्व नहीं पहुंच पाया, हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 स्थापित कर दिया, आदित्य का लॉन्च कर दिया। ये भारत की क्षमता है, भारत के अंदर पूरी ताकत है। आज कहीं भी अच्छे डॉक्टर विदेशों में मिलेंगे तो भारत का नौजवान मिलेगा। यदि कहीं बिल्डिंग बना रहा होगा आर्किटेक्ट क्या बोलते हैं, आर्किटेक्ट, तो कहाँ का होगा? भारत का होगा। तो मेरे देश की जो मिट्टी है ना, इस मिट्टी में ही एक गुरुत्वाकर्षण है जिसमें विद्वान पैदा होते हैं, मनीषी पैदा होते हैं। अच्छा, जाते जाते आप क्योंकि देश की सरकार में मंत्री हैं, मोदी जी के साथ काम कर रही हैं, उनके मंत्रालय में भी हैं, तो मोदी जी के वर्किंग स्टाइल को आप बहुत अच्छे से जानती हैं। यूपी से आप आती हैं और वहाँ पर योगी जी काम कर रहे हैं, दूसरी बार लगातार मुख्यमंत्री वो बने हैं। दोनों के काम करने के ढंग में आपको कोई फ़र्क नज़र आता है, समानता नज़र आती है, या किस तरीके से आप उनका विश्लेषण कर सकती हैं? देखिए, कभी किसी व्यक्ति की तुलना नहीं की जा सकती। योगी जी अपने प्रदेश में एक मैसेज दिया पूरे देश के लिए कि मुख्यमंत्री कैसा काम कर सकता है, और मोदी जी ने भारत का संदेशा दिया कि एक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी मिले तो वो देश के लिए, अपने देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लिए कैसा काम करता है। ये सवाल मैंने इसलिए किया था क्योंकि 2017 से पहले, जिस समय 2017 के विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तो हम यूपी के अंदर बोर्ड्स लगे हुए देखते थे। यूपी में हम ये देखते थे कि दिल्ली में मोदी, यूपी में योगी, और अब ये कहा जा रहा है कि मोदी के बाद योगी। इसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, हमारे यहाँ पार्टी में कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें परिवारवाद नहीं है। काम करने वाला व्यक्ति हमेशा बढ़ता है। माननीय प्रधानमंत्री जी परसों बोल रहे थे, प्लेटफार्म में खड़े होकर काम करने वाला, ये संविधान की ताकत है कि पार्लियामेंट का नेतृत्व कर सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी में कोई जानता था द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनेंगी? ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक गरीब की बेटी छाती ठोक करके मोदी जी के साथ काम कर रही है, फौला चढ़ाने वाले बाप की बेटी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के बाद योगी जी, आपको लगता है हमारे जिस तरह की चर्चा हो रही है? हमारे यहाँ नहीं, संभावना नहीं होती है कि इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद राहुल गांधी, राहुल गांधी के बाद क्या हो गए। हमारे यहाँ नहीं, जो समय आता है अपने आप सब तय हो जाता है। आखिरी में साध्वी निरंजन ज्योति जी, अगर आप प्राइम न्यूज़ के माध्यम से दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहती हैं या कुछ कहना चाहती हैं तो कह सकती हैं। मैं पूरे देश के दर्शकों से और पूरे देश की आधी आबादी, महिलाओं के अधिकार को जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देने का काम किया है, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी का महिलाओं की तरफ से मैं अभिनंदन करती हूँ। और महिलाओं से भी निवेदन करती हूँ, सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, हम स्पर्धा के लिए नहीं आ रहे हैं कि हम भी पुरुषों की बराबरी में। महिला का दर्जा पुरुषों से ऊपर है। महिला का दर्जा एक माँ का है, महिला का दर्जा एक बहन का है, महिला का दर्जा एक बेटी का है। तो कभी भी बराबरी की शर्त में नहीं, हम भी देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकें, इस इच्छा से समाज में काम करना चाहिए। साध्वी जी, आपने प्राइम न्यूज़ को समय दिया, सारे सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी, जिन्होंने तमाम सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए और ये बताया कि किस तरीके से महिला आरक्षण बिल देश की महिलाओं की बेहतरी के लिए आने वाले दिनों में कार्य करेगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।